हम लोग हम लोग जो आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म में भी फेज वन को हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले फेज वन देख रहे हैं क्योंकि इसमें दो फेजेस हैं। एक फेज जो कि स्वदेशी आंदोलन से शुरू, तो ये पहले से ही हो जाती है। 1897-98 में पहली रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट स्ट्राइक हुई, लेकिन सही मायने में जो इतिहासकार हैं वो इसे शुरू मानते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान से ही, यानी 1905-1906 से। और यहां से शुरू होकर ये 1916 तक लगभग जाती है, जब कामागाटा मारू प्रकरण 1917 तक हुआ और गदर मूवमेंट चला अमेरिका वगैरह में या भारत के बाहर। तो इसी फेज को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म को समझते हैं, ये था क्या। देखो, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई धारा थी, एक न्यू इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये एक न्यू फेज था। और ये नया इसलिए था क्योंकि ये लोग अतिवादी विचारधारा से प्रेरित होकर, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर और सेल्फ सेक्रीफाइस और सेल्फ हीरोइक एक्टिविटीज के माध्यम से सरकार को अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। और न केवल मांगे मनवाना चाहते थे बल्कि आम जनता में सेल्फ सेक्रीफाइस की के आधार पर जो नेशनलिज्म की कॉन्सेप्ट है या नेशनलिज्म की जो कॉन्शियसनेस थी, जो चेतना थी, उसे लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, राष्ट्रवाद की चेतना को। इसीलिए इन लोगों ने सेल्फ सेक्रीफाइस और पर्सनल हीरोइक एक्टिविटीज को चुना। काम करने के तौर तरीके क्या थे? फेंकना, पिस्तौल चलाना, बम, गोली, पिस्तौल, ये इनके काम करने के तौर तरीके थे। तो अब ये इनको प्रेरणा कहां से मिली इसकी? तो वैचारिक आधार पर इनको प्रेरणा मिली एक्सट्रीमिस्ट से, अतिवादी लोगों से। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे तिलक के केसरी और मराठा न्यूज़पेपर ने, विशेष तौर पर केसरी ने, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूथ को रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसीलिए वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें कहा भी, इंडियन अनरेस्ट नाम से उन्होंने किताब लिखी थी एक, और उसमें इन्हें पिता कहा, तिलक को, इंडियन अनरेस्ट का, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट उनको कहा गया उस किताब में। तो एक रीजन ये भी था। और हुआ भी यही था कि मांडले जेल में जब इनको भेजा गया तिलक को 1908 में 6 साल के लिए, तो उसका रीजन यही था कि केसरी में इन्होंने एक लेख लिखा और उसमें रिवॉल्यूशनरी जो गतिविधियां हैं उनकी वकालत की कि ये ठीक कर रहे हैं ये लोग। सरकार ने इसी आधार पर उन्हें जेल में डाला और मांडले भेज दिया बर्मा 6 साल के लिए। तो अतिवादियों से उन्होंने वैचारिक प्रेरणा ली, अतिवादियों से वैचारिक प्रेरणा ली, और इसके अलावा बाहर विदेशों से भी उन्होंने प्रेरणा ली, विशेष तौर पर रूस का निहिलिज्म मूवमेंट, जहां पर लोग जार के खिलाफ पिस्तौल और बम से एक आंदोलन चला रहे थे। उसको हम निहिलवादी आंदोलन कहते थे। एक्चुअली निहिलवादी एक विचारधारा है, इसको हम लोग हिंदी में शून्यवाद भी कहते हैं। लेकिन ये शून्यवाद दर्शन का शून्यवाद नहीं है। इस शून्यवाद का मतलब है कि सत्ता को इस तरीके से बांध देना जहां पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाए, यानी कहने का मतलब है सत्ता को समाप्त कर देना, एंडिंग द अथॉरिटी। और किस तरीके से समाप्त करना? तो बम और पिस्तौल से समाप्त कर देना। तो एक तो रशिया में इस समय निहिलिज्म मूवमेंट चल रहा था, वहां से इन्होंने प्रेरणा ली, और दूसरा इंग्लैंड के खिलाफ ही आयरलैंड में आयरिश मूवमेंट चल रहा था, वहां से भी इन लोगों ने प्रेरणा ली। तो दो प्रेरणा के इनके वैदेशिक स्रोत। देयर वर टू रिसोर्स या टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज by which the revolutionary terrorists took the concept of bomb and pistol and all revolutionary terrorist activities. Even आगे हम लोग पढ़ेंगे भगवती चरण बोहरा, उनको तो विशेष तौर पर
भेजा गया रशिया, और वो वहां से बम बनाने की तकनीकी सीख के आए। बाद में उन्होंने किताब भी लिखी, द फिलॉसफी ऑफ बम, जिसमें उन्होंने बम बनाने की मैनुअल को बताया था। तो ये इनकी तौर तरीके थे काम करने की, है ना। विचारधारा क्या थी? तो बम और पिस्तौल के माध्यम से, या डर और भय आतंक के माध्यम से सरकार को अपनी मांगे मनवाना, एक। और दूसरा ये कि लोगों में सेल्फ सेक्रीफाइस के माध्यम से, अपनी हीरोइक एक्टिविटीज के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करना, नेशनलिज्म का को प्रमोट करना। ये बेसिक इनकी आइडियोलॉजी थी। अब स्वदेशी आंदोलन के बाद ही क्यों शुरू हुआ ये विशेष तौर पर? देखो, स्वदेशी आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हमने दो तीन चीजें नोट की कि दो तीन चीजें बड़ी गलत हो गई थी। क्या गलत हुआ? एक तो ये हुआ कि 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया और कांग्रेस दो भागों में टूट गई, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। सरकार ने एक्सट्रीमिस्ट को खूब दमन किया, उनका सबको पकड़ के जेल में डाला या फिर निर्वासित कर दिया। तो जब सरकार का दमन चक्र चला, तो अब जो यूथ थी, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में यूथ बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट कर रही थी, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने उनको बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, विशेष तौर पर तिलक ने, और रिवॉल्यूशनरी गतिविधियों के लिए भी प्रेरित किया। लेकिन अब एक्सट्रीमिस्ट सब चले गए, कुछ जेल चले गए, कुछ डिपोर्ट हो गए। अब मूवमेंट लीडरलेस हो गया। अब एक्सट्रीमिस्ट तो, अब इस यूथ के आगे और कोई रास्ता नहीं बचा। तो इन्होंने फिर निहिलवादी और आयरिश आतंकवादियों से प्रेरणा लेकर भारत में भी उसी तरीके की एक्टिविटीज को चलाने का काम किया। एक तो कारण ये था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप समाप्त हो गई, या टेम्पोरली उसमें एक एंड पोजीशन आ गई। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था सरकार का दमन चक्र। सरकार ने लोगों को बहुत बुरी तरीके से इस स्वदेशी आंदोलन को कुचला। तो फिर लोगों के मन में जो एक आत्मसम्मान की भावना थी, विशेष तौर पर यूथ के मन में, और अपने देशवासियों के लिए वो जागी, और उन्होंने सरकार का उसी क्रम में विरोध करना शुरू किया। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण इसका ये था कि मॉडरेट जो थे वो भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाए। स्वदेशी आंदोलन के बाद, स्वदेशी आंदोलन जैसे ही समाप्त हुआ, मॉडरेट ने 1909 में मिरलो मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया, और राजनीति में वो कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। कोई परिणाम नहीं निकल रहा था मॉडरेट्स के मेथड्स का। तो फिर एक तरीके का हम लोग देख सकते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम की सिचुएशन यहां पर बनी। इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना। इस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरा रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट ने, या उन रिवॉल्यूशनरीज ने जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे अब आगे के समय। ठीक है, तो ये इसका बेसिक आधार था। इसमें से आप कुछ बातें लिख लीजिए मेरे हिसाब से, फिर आगे चलते हैं। इनको हम लोग दो तीन लेवल पे देखेंगे रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म को। ठीक है, जैसे एक तो हम लोग ये देखेंगे इनकी विचारधारा क्या थी, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी। दूसरा देखेंगे कि क्या केवल विचारधारा थी या इन्होंने कोई संगठन भी बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई। तो इनको देखेंगे विचारधारा के स्तर पे, है ना। एक, विचारधारा के स्तर पे देख लेंगे इन्हें। दूसरा, संगठन के स्तर पे देख लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर इन्होंने कौन कौन से बनाए अगर थे तो। तीसरे लेवल पर हम लोग देख लेंगे प्रचार प्रसार इन्होंने किस तरीके से किया, अपने आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार के स्तर पर किस तरीके के लोग थे या कैसे इन्होंने किया। एक देख लेंगे देश में, यानी भारत में इनका क्या भूमिका थी, भारत में रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म को इन्होंने अपनी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया। और एक दूसरा देखेंगे कि विदेशों में कैसे बढ़ाया, या विदेशों में इन्होंने अपने आंदोलन को कैसे प्रचारित किया। ये चार पांच पार्ट होंगे। ये पूरी तरीके से मेंस का कॉन्सेप्ट है, इसी में प्रीलिम्स भी आ जाएगा साथ में ही, दोनों हो जाएगा पूरा। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। यहाँ